मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरे धर्म में मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो हम लोग संविधान में जो है न्यायालय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। न्यायालय में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया था और हाई कोर्ट पढ़ लिया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ लिया था। देखो, भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकीकृत प्रणाली अपनाई गई है। कैसी प्रणाली? एकीकृत, इंटीग्रेटेड प्रणाली अपनाई गई है। उसमें होता ये है कि शीर्ष पर सबसे ऊपर तो हमारा कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर इसके नीचे हाई कोर्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है भारत में, सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की सारी व्यवस्था हमने बता दी कि ये कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक इसकी व्यवस्था की गई। हाँ, 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, उसके क्या जो है न्यायाधीशों के कार्य होते हैं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, सारा हमने पढ़ा दिया था। और लगभग प्रत्येक राज्य में जो है हाई कोर्ट होते हैं। राज्यों में हाई कोर्ट की व्यवस्था होती है और हाई कोर्ट के अधीन जो न्यायालय कार्य करते हैं, हर जिले में न्यायालय होते हैं, उसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। कौन सा न्यायालय? अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, आज इसी का हम अध्ययन करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। तो ये प्रत्येक जिले में एक अधीनस्थ न्यायालय होता है, जिलावार होता है ये। ठीक है, ये राज्यवार होता है और ये पूरे भारत के लिए, संघ के लिए है। अगर अब देखो, हम कहीं शुरुआत करते हैं किसी मुकदमे की, तो सबसे पहले मान लो हम आगरा के रहने वाले हैं, तो सबसे पहले आगरा में जिला न्यायालय में तो जाएंगे। तो जिला न्यायालय में जाएंगे तो वही क्या है? हमारा अधीनस्थ न्यायालय। वही क्या है? अधीनस्थ न्यायालय। और वहाँ से अगर मुकदमा हमारे फेवर में नहीं आता है तो फिर हम उसको कहाँ ले जाते हैं? हाई कोर्ट में ले जाते हैं। अगर हाई कोर्ट में भी हमको न्याय नहीं मिला तो सबसे आखिरी कड़ी क्या है हमारी? सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ ले जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये जो एक एकीकृत प्रणाली है न्याय की, हमारे भारत में कैसी प्रणाली बनाई गई है? एकीकृत, कोई अलग नहीं है, बल्कि सब एक दूसरे से मिल करके ही जो है बनाई गई है प्रणाली न्याय की। तो ये एकीकृत प्रणाली है हमारे देश में न्याय की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो अधीनस्थ न्यायालय है, अब ये अधीनस्थ न्यायालय, इसको अधीनस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाई कोर्ट के अधीन रहकर कार्य करता है। किसके अधीन? हाई कोर्ट के अधीन। हाई कोर्ट के अधीन, उसके अंडर में रहकर कार्य करता है, इसलिए अधीन रहकर कार्य करता है, इसीलिए इसको कहते हैं अधीनस्थ। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट के अधीन। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीन कार्य करते हैं? तो हाई कोर्ट के अधीन क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये अधीनस्थ न्यायालय होते हैं और ये जिलेवार होते हैं, जिले में इनकी व्यवस्था होती है। तो अधीनस्थ न्यायालय की जो व्यवस्था है ये दो प्रकार की होती है। अधीनस्थ न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के मामले देखे जाते हैं अधीनस्थ न्यायालय में। दो प्रकार के मामले देखे जाते हैं, उसकी सुनवाई की जाती है। एक तो होता है आपका दीवानी मामले। कौन से मामले? दीवानी मामले होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आपका आपराधिक मामले, या इसको जो है सत्र न्यायालय भी कहते हैं, या इसे फौजदारी न्यायालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फौजदारी न्यायालय कहते हैं। ठीक, फौजदारी न्यायालय। तो दीवानी मामले में व्यवहारिक मुकदमे सुने जाते हैं, व्यवहारिक मामले देखे जाते हैं। कौन से? व्यवहारिक मामले इसमें देखे जाते हैं। यानी अब व्यवहारिक मामले कैसे होंगे? जो आमतौर पर अक्सर होते रहते हैं, जैसे किसी का जमीन का विवाद हो गया, किसी के जमीन का विवाद हो गया, कब्जा वगैरह हो गया, जबरदस्ती कोई कब्जा कर रहा है किसी के खेत में, किसी के मकान पे, तो ये सब कैसे मामले हैं? व्यवहारिक मामले हैं। यानी जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमे, ये सब कहाँ देखे जाते हैं? दीवानी मामले में। ये सब कहाँ देखे जाते हैं? दीवानी। इसको सिविल कोड कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिविल कोड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? सिविल कोड। सिविल
कोर्ट कहते हैं, क्योंकि ये जो है लोगों के बीच प्रचलित मामले होते हैं, व्यवहारिक मामले हैं, लोगों के बीच प्रचलित, अक्सर ये मामले होते रहते हैं। तो इन मामलों की सुनवाई की जाती है दीवानी कचहरी में। कहाँ की जाती है? दीवानी कचहरी में। ठीक है, कब्जा हो गया किसी ज़मीन पर, ज़मीन के मतलब मुकदमे हो गए, ठीक, और इसी प्रकार से ठगी हो गया, कोई ठगा गया है, ठीक है, साइबर ठगी आजकल जो है बहुत ठगे जाते हैं। जैसे एटीएम लेके गए पैसा निकालने और वहाँ बेवकूफ़ बना करके एटीएम चेंज करके चला गया, दूसरे का अपना दे गया और उसका ले गया और फिर पैसा निकाल लिया। आजकल बहुत फ्रॉड होता है। तो ये सब क्या है? ठगी मामले हैं। हालांकि उसके लिए साइबर क्राइम अलग से है, साइबर जो है उसकी सुनवाई होती है, लेकिन सारे ठगी मामले ये कहाँ चलते हैं? दीवानी मुकदमों में। ठीक, अब जो सत्र न्यायालय है या फौजदारी, जो फौजदारी न्यायालय है, इसमें आपराधिक टाइप के मुकदमे देखे जाते हैं। कैसे? आपराधिक, यानी अपराध जो आपराधिक श्रेणी के, जो अपराध के अंतर्गत आते हैं, क्राइम यानी क्रिमिनल मुकदमे इसमें देखे जाते हैं, क्रिमिनल। अब क्राइम कैसे होंगे? हत्या, ठीक है, मर्डर वगैरह, हत्या हो गया, इसी प्रकार से डकैती हो गई, चोरी डकैती, ठीक है, लूटपाट या फिर बलात्कार, ठीक, इस तरीके से जो मामले होते हैं, या फिर जो है किसी को अगवा कर लेना, अपहरण, ये सब क्या है? अपराध है। ये सब क्या है? अपराध है। इस प्रकार के मामले जो होते हैं, इस प्रकार के मामलों में जब सुनवाई होती है तो जो दोषी होता है उसको सजा होती है, दोषी होता है उसे क्या मिलती है? सजा, जेल हो जाती है। लेकिन इस प्रकार के मुकदमों में ज़्यादातर क्या होता है, जो है उस पर जुर्माना लगाया जाता है। इस प्रकार के मुकदमों में जो पार्टी होती है, दूसरी पार्टी जो इस तरीके से कब्जा करे या कुछ ज़मीन करे, ज़मीन पे जो है कब्जा कर ले ज़बरदस्ती, तो उसे छीन करके दिया जाता है जिसकी ज़मीन होती है, और उस पर जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें ये व्यवस्था होती है। लेकिन फौजदारी न्यायालय जो होता है, जो आपराधिक मामले होते हैं, इसमें ज़्यादातर जो केसेज होते हैं इस पर सज़ा दी जाती है, यानी कारावास मिलता है, दंड मिलता है, कारावास मिलता है। अब देखो, ये है तो सब एक ही अधीनस्थ न्यायालय, जिले में ये सब एक ही एकीकृत काम करते हैं। जब मामला जिस प्रकार का होता है उस प्रकार का मामला बैठ करके जिला न्यायाधीश जो है वो सुनता है। अगर जिला न्यायाधीश जो है दीवानी मामले का काम सुन रहा है, इसका मुकदमा सुन रहा है, तो वो कहलाएगा डिस्ट्रिक्ट जज। क्या कहलाएगा? डीजे बाबू कहलाएगा, डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। जिला न्यायाधीश कहलाएगा, क्या कहलाएगा? जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश कहलाएगा। ठीक, जिला जज कहलाएगा, डीजे कहलाएगा, जिला न्यायाधीश कहलाएगा। और अगर यही न्यायाधीश यहाँ बैठ करके मुकदमा सुन रहा है फौजदारी का, मान लो किसी हत्या का केस आ गया और उसे सुन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? सत्र न्यायाधीश। क्या कहलाएगा? सत्र न्यायाधीश कहलाएगा, सत्र न्यायाधीश। इसको सेशन जज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेशन जज। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेशन जज, सेशन जज बोलते हैं, एसजे, इसे बोलते हैं एसजे। और ये हैं डीजे बाबू। दोनों एक ही आदमी है, न्यायाधीश होगा जिला न्यायाधीश, कंबाइंड रूप से क्या कहेंगे? जिला न्यायाधीश। और जब वो दीवानी मामले देख रहा होगा तो वो जिला न्यायाधीश कहलाएगा, और अगर फौजदारी मामले देख रहा होगा, आपराधिक मामले देख रहा होगा, तो वो सेशन जज कहलाएगा। तो ये सेशन जज। अब इनके अंदर जो व्यवस्था होती है, इनके अंतर्गत अब अकेले तो ये देख नहीं सकते हैं, तो एक टीम होती है, इनके अधीनस्थ जो है न्यायाधीश होते हैं, उनकी टीम होती है, तो उनके माध्यम से ये व्यवस्था की जाती है। इसके नीचे जो होता है, डीजे के नीचे होता है एडीजे होता है। क्या होता है? एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सहायक जिला न्यायाधीश, उसको बोलते हैं एडीजे। क्या बोलते हैं? एडीजे। और सेशन जज के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं एएसजी, एएसजे, सहायक सत्र न्यायाधीश। सत्र न्यायाधीश के आगे क्या लगा दो? सहायक। तो ये सहायक सत्र न्यायाधीश होता है और ये सहायक जिला न्यायाधीश होता है। इसके नीचे कार्य करते हैं एडीजे। ठीक, और इसके अलावा जो है इसके नीचे सिविल जज होते हैं। इसके नीचे क्या होते हैं? सिविल जज, सिविल जज होते हैं। सिविल जज की दो श्रेणी होती है। सिविल जज एक सीनियर बेंच में बैठता है और एक जूनियर, सीनियर डिवीजन होता है और जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन। जो सिविल जज होते हैं, भाई सिविल के मामले देख रहे हैं, तो सिविल के मामले देखने वाला सबसे जो निचला न्यायाधीश होता है वो क्या कहलाता है? सिविल जज। और सिविल जज में सीनियर मामले देख रहा होगा, सीनियर जज, जो सीनियर जज होगा वो जो है बैठेगा, और एक जूनियर बेंच होती है, सीनियर बेंच और जूनियर बेंच।
तो ये सिविल मामले देखने वाली सबसे निचली इकाई है, सबसे निचली। और सबसे ऊपरी इकाई क्या है? जिला न्यायाधीश। सबसे ऊपरी सबसे बड़ा जज कौन सा होता है? जिला न्यायाधीश। जिले का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होगा? जिला न्यायाधीश। और उसमें सबसे निचली श्रेणी पर न्यायाधीश जो होगा वो कहलाएगा सिविल जज। और इधर जो एएसजे है, इसके नीचे एक होता है मुख्य न्याय, सीजेएम होता है, चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। क्या कहलाता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट है ये, तो इसे दंडाधिकारी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दंडाधिकारी। तो ये दंडाधिकारी होता है। ये क्या होता है? दंडाधिकारी। सीजेएम कहते हैं। तुमने नाम सुना होगा कि फलाने जो है इस गांव के फलाने क्या है? सीजेएम। तो यही होते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, जो सहायक सत्र न्यायाधीश से नीचे बैठते हैं। ठीक है। तो अब ये सीजेएम के नीचे भी होते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट। इनके नीचे क्या होते हैं? न्यायिक मजिस्ट्रेट। सीजेएम के नीचे होते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेणी 1 और श्रेणी 2। दो प्रकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, फर्स्ट श्रेणी और सेकंड श्रेणी। तो सबसे यानी फौजदारी मुकदमे देखने वाला जो सबसे निचला न्यायाधीश होगा वो क्या कहलाएगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट। सबसे निचला न्यायाधीश क्या कहलाएगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट। कौन सा? फौजदारी न्यायालय देखने वाला, सत्र न्यायालय को, सत्र आपराधिक मामलों को देखने वाला। और सबसे बड़ा न्यायाधीश क्या कहलाएगा? सत्र न्यायाधीश। सबसे बड़ा न्यायाधीश क्या कहलाएगा? सत्र न्यायाधीश, या फिर सेशन जज, या फिर इसे क्या कहेंगे? सेशन जज। ठीक है। इसी प्रकार से दीवानी मामले देखने वाला सबसे छोटा न्यायाधीश सिविल जज, सबसे बड़ा न्यायाधीश जिला न्यायाधीश, सबसे बड़ा न्यायाधीश जिला न्यायाधीश। तो लेकिन इन सब ये सब जो सबसे बड़ा जिले का न्यायाधीश होता है वो एक ही होता है, जो कहलाता है जिला न्यायाधीश। जैसा कि मैंने बताया, जब दीवानी मामले देखता है तो जिला न्यायाधीश कहलाता है। वही न्यायाधीश जब फौजदारी मामले देखता है तो वो क्या कहलाता है? सत्र न्यायाधीश। है तो एक ही व्यक्ति, एक ही न्यायाधीश होता है जिले का सबसे बड़ा, जो जिला न्यायाधीश होता है। लेकिन जब फौजदारी मामले देखता है तो सत्र न्यायाधीश कहलाता है, और जब वो दीवानी मामले देखता है तो वो जिला न्यायाधीश कहलाता है। और ओवरऑल उसे जिला न्यायाधीश ही कहते हैं, ओवरऑल उसे डिस्ट्रिक्ट जज ही कहते हैं। ठीक है। दोनों मिला करके उसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रिक्ट जज ही। अब इनकी नियुक्ति की क्या व्यवस्था है वो देखते हैं हम लोग। जो अधीनस्थ न्यायालय है, इसके बारे में प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 233, 34 और 35 में किया गया है। तो ये भी याद रखना, अनुच्छेद कौन कौन से में है? 233 और 234 और 235। इनमें क्या व्यवस्था की गई है? अधीनस्थ न्यायालय के बारे में व्यवस्था की गई है। तो जो 233 में है, अनुच्छेद आर्टिकल 233 में, उसमें बात की गई है कि जो डीजे बाबू हैं, यानी जिला न्यायाधीश हैं, जो डीजे बाबू है जो दीवानी मामले देखते हैं तो डीजे बाबू कहलाते हैं, जिला न्यायाधीश कहलाते हैं। और जब फौजदारी मामले देखते हैं तो क्या कहलाते हैं? सत्र न्यायाधीश कहलाते हैं। तो इन डीजे बाबू की नियुक्ति कौन करता है? तो डीजे बाबू की नियुक्ति की बात करेंगे तो इनकी नियुक्ति का प्रावधान हमारे संविधान में 233 आर्टिकल में है। कहाँ पर है? 233 आर्टिकल में। तो याद रखना, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233 में। अब इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति का हमने पूरा अध्ययन करा दिया था। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किसके परामर्श पे? हाई कोर्ट के परामर्श पे। किसके परामर्श पे? हाई कोर्ट के परामर्श पर करता है, हाई कोर्ट के परामर्श पे। तो डीजे बाबू की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, हाई कोर्ट के परामर्श पे। हाई कोर्ट सलाह देगा कि बाबू, राज्यपाल बाबू, आप जो है डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करो, इनकी नियुक्ति करो। तो वो नियुक्त करता है राज्यपाल। ठीक। अब कौन व्यक्ति नियुक्त होगा? क्या हम आप हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। उसके लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। कौन व्यक्ति वहां पहुंच सकता है? तो उसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। उसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। पहली योग्यता तो ये है कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल जिसको भी हाई कोर्ट उसका डिस्ट्रिक्ट जज बनाएगा जिला न्यायालय का, तो वो व्यक्ति जो है न्यायिक सेवा में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? न्यायिक सेवा में होना चाहिए, यानी पहले से ही सर्विस कर रहा हो। किसमें? जुडिशरी विभाग में, इसी न्यायिक सेवा में।
अथवा या तो न्यायिक सेवा में हो, अथवा वो 7 वर्ष या इस कम से कम 7 वर्ष तक वो क्या रहा हो, वकील रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, 7 वर्ष तक उसे अधिवक्ता का जो है काम किया हो उसने, कम से कम इतना, मिनिमम 7 वर्ष, इससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम वो 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो अब अधिवक्ता जो रहा होगा तो क्या सब बहुत सारे ऐसे हैं अधिवक्ता होंगे 7 वर्ष से ज़्यादा होंगे, बहुत लंबे समय तक वो अधिवक्ता रहे होंगे, तो क्या सबको जो है डीजे बना दिया जाएगा? तो नहीं, यहाँ पर डीजे बनाने के लिए जो है इनकी सीधी भर्ती की जाती है, एक परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है, तो सीधी भर्ती की जाती है। सीधी भर्ती में जो व्यक्ति 7 वर्ष तक वकालत किया होगा, 7 वर्ष तक वकालत किया होगा, वो फॉर्म भर सकता है और उस परीक्षा में वो पास हो करके फिर राज्यपाल महोदय उसे क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे, क्योंकि वैकेंसी क्रिएट की जाएगी हाई कोर्ट के परामर्श से, क्योंकि हाई कोर्ट परामर्श देगा ना कि डीजे की भर्ती करनी है डिस्ट्रिक्ट जज की, तो राज्यपाल महोदय जो है सीधी भर्ती के माध्यम से जो ऐसे व्यक्ति जो उसका फॉर्म भरे होंगे, जिनकी क्राइटेरिया क्या होगी, 7 वर्ष का अनुभव होगा अधिवक्ता का, तो वो बन जाएंगे क्या, डिस्ट्रिक्ट जज, जिले के न्यायाधीश बन जाएंगे। अब भाई उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, 75, तो वैकेंसी आएगी अगर जहाँ जहाँ खाली होंगे 10-20 जिलों में, तो 10-20 जिलों की मतलब सीट क्रिएट की जाएगी। कुछ तो ऐसे होंगे जो न्यायिक सेवा से सीधे राज्यपाल के दृष्टिकोण में पारंगत होंगे, उन्हें बना दिया जाएगा, लेकिन कुछ सीधी भर्ती से दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी नियुक्ति हो जाती है भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से। अब इसके अलावा जो आर्टिकल 234 है, आर्टिकल 234 है, इसमें कहा गया है कि डीजे के अतिरिक्त जो अन्य न्यायाधीश हैं, डीजे के अतिरिक्त जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। डिस्ट्रिक्ट जज के अतिरिक्त कौन से जो है न्यायाधीश, जिले में अन्य न्यायाधीश, जैसे एडीजे हमने बताया था, एएसजे बताया था, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तो इन सब की भर्ती कैसे की जाती है, या सीजेएम, चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट, इन सब की भर्ती कैसे की जाती है, तो इसका प्रावधान कहाँ किया गया, अनुच्छेद 234 में, अनुच्छेद 234 में किया गया है। तो इनकी भर्ती का जो प्रावधान है, ये भी, इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, इसकी भी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करेंगे, किसके परामर्श पर, हाई कोर्ट के परामर्श पर इसकी भी नियुक्ति करते हैं कौन, राज्यपाल महोदय। अब यहाँ पर जो है इनके लिए जो योग्यता है वो एक परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाती है। परीक्षा क्या होती है, PCSJ की होती है, जैसे PCSJ की परीक्षा होती है। PCSJ की परीक्षा में जो है व्यक्ति बैठता है, योग्यता यही होनी चाहिए जो डीजे की है, ठीक है, यानी अधिवक्ता होना चाहिए, कम से कम 7 वर्ष तक उसका अनुभव हो। फिर राज्य की लोक सेवा आयोग, हर राज्य में लगभग क्या है, एक लोक सेवा आयोग है, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग है, ठीक है, तो उस आयोग द्वारा एक वैकेंसी निकाली जाती है। उस वैकेंसी में ये अधिवक्ता लोग जो है क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, और उस फॉर्म भर करके फिर वहाँ से सेलेक्ट होते हैं और राज्यपाल महोदय उनकी नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल महोदय उनकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, यानी जो लेटर जारी होगा किसके नाम से जारी होगा, राज्यपाल महोदय के नाम से जारी होगा। तो PCSJ की परीक्षा पास करके वो क्या बनते हैं, CJM वगैरह बनते हैं, चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट। अब इन्हीं में से जो है न्यायिक सेवा में है, ये कौन सी सेवा है, न्यायिक सेवा। अब इन्हीं में से कोई व्यक्ति योग्य होगा तो राज्यपाल की दृष्टि में ज़्यादा योग्य होगा तो उसे डिस्ट्रिक्ट जज भी बनाया जा सकता है, डायरेक्ट मतलब प्रमोशन दे करके या फिर सीधी भर्ती करके। ठीक, यहाँ भी परीक्षा के माध्यम से या जो है इन्हीं को प्रमोट करके क्या बनाया जा सकता है, डीजे बनाया जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके से इसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 234 में। कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 234 में। अब आर्टिकल 200, मैंने 3 आर्टिकल बताए थे, 233, 234, 235। जो अनुच्छेद 235 है, आर्टिकल 235 है, इसमें बात की गई है जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो है नियंत्रण में कार्य करेगा। हाई कोर्ट के नियंत्रण में जो अधीनस्थ न्यायालय है वो किसके नियंत्रण में कार्य करेगा, तो हाई कोर्ट के नियंत्रण में। अब इसकी बात कहाँ कही गई है, अनुच्छेद 235 में। अब नियंत्रण कैसे रखेगा, नियंत्रण रखने के लिए जो है कुछ ना कुछ उसको
कार्य होना चाहिए। अब हाई कोर्ट क्या करती है, इसकी नियुक्ति करती है, हाई कोर्ट ही तो नियुक्ति करती है, हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल नियुक्त करता है, तो पावर किसको है, हाई कोर्ट को ही तो नियुक्त करने का, तो नियुक्ति करके नियंत्रण रखता है, ठीक है, पदोन्नति करके नियुक्त इन पर जो है नियंत्रण रखता है। यानी पदोन्नति कैसे, जैसे सीजेएम है उसे क्या बनाना है, जो है डीजे बनाना है, तो इसी के परामर्श से तो राज्यपाल बनाता है, तो पदोन्नति करके यानी उनकी पद में वृद्धि करके इस तरीके से हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय पर सीधे क्या होता है, हस्तक्षेप होता है, नियंत्रण होता है। इसके अलावा इनका स्थानांतरण भी कर देता है हाई कोर्ट इनका। हाँ, तो ये भी प्रश्न आएगा कि जो है जिले के जो न्यायाधीश हैं उनका दूसरे जिले में स्थानांतरण कौन करता है, तो कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। तो हाई कोर्ट इनके स्थानांतरण पर जो है जो है स्थानांतरण करके इन पर जो है वो मतलब नियंत्रण लगाता है। इसी प्रकार से छुट्टी उट्टी लेना है, अगर किसी को छुट्टी लेना है तो अवकाश लेने के लिए भी जो है हाई कोर्ट जो है उसके अवकाश मतलब कैसे कौन से अवकाश होंगे, कितने अवकाश होंगे, ये सब कौन निर्धारित करेगा, हाई कोर्ट निर्धारित करेगा कि कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय कब बंद होगा, कब खुलेगा, ये सारा जो है हाई कोर्ट के पास पावर होता है सब करने का। तो इस तरीके से ये अनुच्छेद 235 के माध्यम से हाई कोर्ट जो है अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट पर क्या रखता है, नियंत्रण रखता है, ठीक है। तो ये व्यवस्था हो गई अधीनस्थ न्यायालय की। अधीनस्थ न्यायालय पूरा समझ गए, एक बार फटाफट रिवाइज कराते हैं, फिर रेवेन्यू बोर्ड की बात करते हैं। देखो, अधीनस्थ न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाई कोर्ट के अधीन कार्य करता है। वो चीज़ हमने यहाँ देख लिया, इसके नियंत्रण में यानी इसके अधीन रहकर कार्य करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। और इसकी व्यवस्था की गई अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 234 और अनुच्छेद 235 में, ठीक। और क्योंकि जो है भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली अपनाई गई है, तो अधीनस्थ न्यायालय से व्यक्ति अगर कोई मुकदमा हार जाता है तो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से हार जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है। इसीलिए भारत में न्यायिक प्रणाली कैसी अपनाई गई, एकीकृत। कैसे अपनाई गई, एकीकृत, इंटीग्रेटेड सिस्टम अपनाया गया है। जुडिशरी का कैसा सिस्टम अपनाया गया है, इंटीग्रेटेड, एकीकृत प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है। और जो अधीनस्थ न्यायालय का जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है उसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश। और ये 2 प्रकार के मामलों को सुनता है, जिला न्यायाधीश 2 प्रकार के मामलों को सुनता है। एक ही व्यक्ति होता है जो 2 प्रकार के मामले आते हैं तो अलग अलग बैठकों में वो सुनता है। अगर दीवानी मामले आए जो व्यवहारिक प्रकार के होते हैं, जो अक्सर होते रहते हैं, वही व्यवहारिक होंगे, जो अक्सर होंगे, जो व्यवहार में है, भाई किसी ने कब्जा कर लिया किसी की ज़मीन पर, किसी ने जो है मतलब ज़मीन 2 भाइयों के बीच ज़मीन बंटवारे का मैटर होगा, तो इस प्रकार के जो मैटर होते हैं, या किसी कोई ठगी का शिकार हो गया, किसी ने किसी को ठग लिया, चूना लगा दिया, कहे ना, पैसा लेकर के भाग गया, तो ये ठगी का मामला हो गया ना। तो इस टाइप के मामले कैसे होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। ये समाज में अक्सर देखने को मिलते हैं, ये समाज में अक्सर। लेकिन आज के समय में जो आपराधिक मामले हैं वो भी हमको लगता है व्यवहारिक होते चले जा रहे हैं। रोज़ कहीं ना कहीं जो है हत्या, अपराध, जो है बलात्कार, अपहरण, ये सब होते रहते हैं अक्सर समाज में। तो लेकिन जो इस टाइप के मामले होते हैं जो अपराध की श्रेणी में रखे जाते हैं, अपराध का मतलब जो है उसके अगर वो किया है तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। अगर आपने अपराध किया है तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। अपराध किस प्रकार का, हत्या हो सकती है, मर्डर हो सकता है, और जो है किसी का अपहरण कर सकते हो, चोरी डकैती हो सकती है, ठीक है, और जो है रेप केस हो सकता है। तो ये सब क्या आते हैं, अपराध की श्रेणी में आते हैं। और इस प्रकार के मुकदमों की सुनवाई जब जिला न्यायाधीश करता है तो उसे कहते हैं सत्र न्यायाधीश। क्या कहते हैं, सत्र न्यायाधीश। और सत्र न्यायाधीश जो जब जिस कोर्ट में बैठता है उस कोर्ट को कहते हैं सत्र न्यायालय। क्या कहते हैं, सत्र न्यायालय कहते हैं। सिविल वो जो है सेशन कोर्ट कहते हैं, और सेशन जज कहलाता है वहाँ का न्यायाधीश, ठीक। और इन सब की सहयोग करने के लिए जब जो है सिविल के मामले देखता है तो उनके सहयोग करने, अब यहाँ पे जज अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ पर जज अलग अलग, भाई डिस्ट्रिक्ट जज तो एक ही है, लेकिन उनके मामलों के हिसाब से जब सहयोग करने वाले जज होंगे वो अलग अलग होंगे। अतिरिक्त जिला जज होगा सिविल के मामले देखने वाला, और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होगा वो अपराध के मामलों को देखने वाला। इसी प्रकार से सबसे जो लोअर जज होता है सिविल के मामलों का वो क्या कहलाता है, सिविल जज।
क्या कहलाता है? सिविल जज। जो है सीनियर कोर्ट का होता है सीनियर सिविल जज और जूनियर सिविल जज। इसी प्रकार से जो है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को सहयोग करने के लिए सीजेएम होते हैं, चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसे दंडाधिकारी कहते हैं, और उनको भी सहयोग करने के लिए उनके नीचे होते हैं, क्या होते हैं? न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो 2 श्रेणी के होते हैं, श्रेणी 1 और श्रेणी 2। तो सबसे निचली कैटेगरी पे न्यायिक मजिस्ट्रेट बैठते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है 2 प्रकार के कोर्ट की व्यवस्था रही। अब इसमें नियुक्ति का प्रावधान है। डीजे की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किसके परामर्श से? हाई कोर्ट के परामर्श से। डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति हाई कोर्ट, सभी जजों की नियुक्ति हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल करता है और वही शपथ दिलाता है। ठीक, तो लेकिन इसकी योग्यता की बात करें तो वो किसी न्यायिक पद पर हो डीजे बनने के लिए, या फिर उसे 7 वर्ष का अधिवक्ता का कम से कम अनुभव होना चाहिए, कम से कम 7 वर्ष का, और उसे सीधी भर्ती के माध्यम से जो है अगर अधिवक्ता है तो वैकेंसी निकाल करके लोक सेवा आयोग उसकी भर्ती कर देता है। इसी प्रकार से अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी भर्ती का प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 234 में। अनुच्छेद 234 में पीसीएसजे की परीक्षा के माध्यम से अन्य न्यायाधीशों की, जैसे सीजेएम वगैरह है, इनकी भर्ती की जाती है। और अनुच्छेद 235 में जो बात कही गई है, वहाँ पर जो है अधीनस्थ न्यायालय जो भी होंगे जिले के, वो सब किसके नियंत्रण में कार्य करेंगे? हाई कोर्ट के। तो इसलिए अनुच्छेद 235 के तहत हाई कोर्ट को एक पावर दिया गया है कि वो अधीनस्थ न्यायालय पर लगाम लगाएं। किस तरीके से? अगर कोई बदमाशी करेगा तो उसका स्थानांतरण कर दिया जाएगा, दूसरे जिले में भेज दिया जाएगा। आगरा से सोनभद्र जाओ, रहने वाले हो तुम आगरा के, पहुंच जाओ कहाँ? सोनभद्र। ठीक है, स्थानांतरण करके, या फिर जो है उनकी नियुक्ति करके, किसे नियुक्त करना है, किसे पदोन्नति देना है। मान लो किसी का रिकॉर्ड खराब होगा, कोई पैसा लेकर के जो है कार्य कर रहा होगा, तो फिर उसकी सर्विस ब्रेक हो सकती है, उसका पदोन्नत नहीं हो सकता है। तो ये सब नियंत्रण ही तो है। हाईकोर्ट के पास सबका खाका जाता है, सारे न्यायाधीशों का खाका जाता है, तो उसके हिसाब से फिर पदोन्नति भी करता है। तो पदोन्नति करके, स्थानांतरण करके, नियुक्ति करके और समय समय पर छुट्टियों का प्रावधान करके, ये सब जो है हाईकोर्ट निश्चित करता है और जो है इन पर क्या लगाता है? लगाम लगाता है अधीनस्थ न्यायालयों पर। ठीक, तो इस तरीके से अधीनस्थ न्यायालय की पूरी व्यवस्था हो गई। हमको लगता है अब यहाँ से कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप मिस नहीं करोगे। देखो हम अपने क्लास में बिल्कुल माइन्यूट सब कुछ पढ़ाते हैं। अगर पूरी क्लास सब पढ़ लोगे तो कहीं से भी प्रश्न स्किप नहीं होंगे। किसी भी परीक्षा में प्रश्न आ जाए, कहीं से भी कुछ नहीं छूटने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो है एक और जो है न्यायालय होता है जिसमें राजस्व के मामले देखे जाते हैं। जिसमें किसके मामले देखे जाते हैं? राजस्व। तो उसको राजस्व न्यायालय कहते हैं। अब राजस्व है क्या बोला? इसको रेवेन्यू कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेवेन्यू। ठीक है, राजस्व जो है न्यायालय, ये न्यायालय अलग होता है, राजस्व न्यायालय। यानी इसमें सरकार की या जो है जितने भी मतलब उससे संबंधित पैसे कौड़ी वाले संबंधित जितने भी मुकदमे हैं वो सब कहाँ देखे जाते हैं? राजस्व न्यायालय में। ठीक, अब राजस्व न्यायालय के लिए प्रदेश स्तर पे एक बनाया गया है राजस्व बोर्ड। क्या बनाया गया है? राजस्व बोर्ड का गठन किया गया है, जो प्रदेश स्तर पे होता है। हर प्रदेश में क्या होगा? एक राजस्व बोर्ड होगा, रेवेन्यू बोर्ड होगा। क्या होगा? रेवेन्यू बोर्ड होगा। ठीक, रेवेन्यू बोर्ड। तो प्रश्न आता है कभी कभी परीक्षा में कि रेवेन्यू बोर्ड प्रदेश में 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, हर जिले में होगा। ऑप्शन आ गया ना। ऑप्शन जो है पहला दे दिया, कहेगा निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, दे देगा। नंबर 1, राजस्व बोर्ड सभी राज्यों में 1 होते हैं। देश के सभी राज्यों में, प्रत्येक राज्यों में 1 होता है। नंबर 2 पे दे देगा, राजस्व बोर्ड राज्य के सभी जिलों में होते हैं। तो कौन सा गलत हो गया? पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इस तरीके से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अटेंशन में रह के क्लास लिया करो। तो राजस्व बोर्ड प्रत्येक राज्य में क्या होंगे? 1 होंगे। प्रत्येक राज्य में 1 होंगे। अब राज्य को किसमें बांटा गया है? मंडलों में बांटा गया है। राज्य को किसमें बांटा गया है? मंडल में। एक राज्य को किसमें बांटा गया है? मंडल में। तो मंडल स्तर का जो अधिकारी होता है वो कमिश्नर कहलाता है। क्या कहलाता है? कमिश्नर। सुना होगा तुमने, कमिश्नर साहब, सुना है ना, कमिश्नर साहब। तो कमिश्नर साहब मंडल स्तर के अधिकारी होते हैं। ये मंडल स्तर के
राजस्व मुकदमों की सुनवाई करते हैं। मंडल स्तर के राजस्व से संबंधित मुकदमों की सुनवाई कौन करता है? कमिश्नर महोदय करते हैं। ठीक, अब जो है कमिश्नरी को किसमें बांटा गया है? जिलों में बांटा गया है। कमिश्नरी को जिलों में बांटा गया है। जैसे आगरा क्या है? एक मंडल है, इसमें अलीगढ़ भी जिला आता है, ठीक है, मैनपुरी जिला भी आता है। तो अब जो है कमिश्नरी स्तर पे जो है कमिश्नर हो गया। अब आगरा का कमिश्नर, क्योंकि आगरा हेडक्वार्टर है कमिश्नर का, तो कमिश्नर कहाँ बैठेगा? आगरा में बैठेगा। और ये जो है मुकदमे कहाँ कहाँ के देखेगा? अलीगढ़ का भी मुकदमे देखेगा, क्योंकि अलीगढ़ भी आगरा मंडल के अंतर्गत आता है। तो ये जो है कमिश्नर हो गए। अब इसके नीचे जो होता है जिले, क्योंकि कमिश्नर को जिलों में बांटा गया है, और जिले में सबसे बड़ा राजस्व का जो न्यायाधीश होता है वो होता है डीएम। कौन होता है? डीएम। ठीक है, इसीलिए डीएम को जो है कलेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टर साहब बोलते हैं ना, कलेक्टर। टीटी टिकट कलेक्टर नहीं, ट्रेन का टिकट कलेक्टर क्या होता है? वो जब आप ट्रेन से उतरते हो तो हाँ, तो वहाँ टीटी नहीं, टीटी तो चेक करेगा, और टिकट कलेक्टर जो होगा आपके टिकट को इकट्ठा करेगा। जब आप ट्रेन से उतरोगे तो टिकट लाओ दो, इकट्ठा कर लेगा। हाँ, थोड़ा सा अंतर होता है टीटी और टीसी में। तो इस तरीके से जो है वो काम व्यक्ति यही होता है, जब वहाँ पे कलेक्ट करता है तो टीसी कहलाता है, और ट्रेन में रहता है तो टीटी कहलाता है। ठीक, तो इस तरीके से देखो डीएम और कलेक्टर दोनों एक ही आदमी है। डीएम और कलेक्टर दोनों एक ही आदमी। जब ये राजस्व संबंधित काम करता है, राजस्व से संबंधित जो है जिले के न्यायालय में राजस्व के मुकदमों को देखता है, तो ये क्या कहलाता है? कलेक्टर। कलेक्ट क्या कर रहा है? रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। क्या? रेवेन्यू। तो उससे संबंधित मुकदमे देखता है कलेक्टर। और वैसे कहलाता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या कहलाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये प्रत्येक जिले में होता है। अब इसको सहयोग करने के लिए जिलों को किसमें बांटा गया? उप जिलों में। किसमें बांटा गया है? उप जिलों में। उप जिलों में जो है इसके उप जिलों का स्तर का जो अधिकारी होता है एसडीएम होता है। क्या कहलाता है? एसडीएम। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो तहसील स्तर पे बैठते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसडीएम। अब ये डीएम के अधीन कार्य करते हैं, कलेक्टर के अधीन कर, तो ये डिप्टी कलेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिप्टी कलेक्टर। अब यहाँ से मामला, अगर कोई राजस्व का कोई पैसे कौड़ी का मामला यहाँ से हार गया है तो कहाँ जाएगा? वो मुकदमा करेगा कलेक्टर के पास। कलेक्टर से हार गया है तो कमिश्नर के पास। कमिश्नर से हार गया है तो राजस्व बोर्ड चला जाएगा। इस तरीके से प्रक्रिया होती है। और इसके नीचे एक इकाई होती है तहसील। इसके नीचे एक इकाई होती है तहसील। अब तहसील में होता है तहसीलदार। तहसील में कौन होता है? तहसीलदार होता है। ठीक, तहसीलदार के नीचे होते हैं कुछ, इनको तहसील को जो है नायब में बांट दिया जाता है। किसमें? नायब। तो नायब तहसीलदार होता है। क्या होता है? नायब तहसीलदार होता है। नायब तहसीलदार। ठीक, अब जमीन स्तर पे नायब तहसीलदार तो रेवेन्यू कलेक्ट करने जाएंगे नहीं। जैसे मतलब खेत से संबंधित राजस्व है, सिंचाई से संबंधित राजस्व है, तो ये सब तहसीलदार तो कलेक्ट करने जाएंगे नहीं, नायब तहसीलदार। तो इसके लिए संग्रह अमीन बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? संग्रह अमीन। ठीक, अब ये जमीनी स्तर पे कार्य करेगा। ये किस स्तर पे कार्य करेगा? जमीनी स्तर। मान लो ऊपर से आदेश आया कि फलाने के पास इतना राजस्व बकाया है, उसे कलेक्ट करना है, वसूल करना है, तो कौन जाएगा? संग्रह अमीन। लेकिन उसके पास आदेश होगा, तहसील का आदेश होगा, या हो सकता है सीधे डीएम का आदेश हो सकता है। अब वो पूरा खाका कौन बनाएगा? तो लेखपाल बनाता है। कौन बनाता है? लेखपाल। भाई नाम ही है लेखपाल, लेखा उखा बनाना। क्या बनाना? लेखा बनाना। कहाँ से आदेश आया है? तहसील से आदेश आया है। लेखपाल महोदय आख्या लगाएंगे, लिखेंगे और पकड़ा देंगे संग्रह अमीन को, ले जाओ, चलो वहाँ से लेके आओ, इतना कलेक्ट करके लाओ, इतना बकाया है। ठीक, तो इस तरीके से ये कार्य होता है कहाँ? जो है राजस्व से संबंधित। अब मान लो किसी से जबरदस्ती कोई राजस्व लिया जा रहा है और उसको बकाया देना नहीं है, तो फिर कोर्ट में जाएगा, उसके खिलाफ अपील करेगा। यहाँ से हारेगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ से हारेगा तो यहाँ जाएगा, ऐसे करके फिर उसे न्याय मिलेगा कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से राजस्व से संबंधित न्यायालय जो होता है वो रेवेन्यू से संबंधित जितने भी मतलब टैक्स है, किसी का टैक्स बकाया है, कुछ बकाया है, वो लोग टैक्स चोरी कर लेते हैं, फर्जी जो है कुछ लगा करके, फिर वो मतलब फर्जी कागज़ लगा करके और मुकदमा लड़ जाते हैं और सरकार का टैक्स चोरी कर लेते हैं, बचा लेते हैं। सरकार हार जाती है उसमें, जो है कि मतलब चलो टैक्स माफ़ कर दिया, ये कागज़ लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारे मुकदमे कहाँ देखे जाते हैं? राजस्व बोर्ड से शुरू होता है, मतलब यहाँ शुरू होगा, राजस्व बोर्ड तक चला जाएगा। तो ये पूरा जो है सिस्टम रहा
जो है न्यायालय का, अधीनस्थ न्यायालय का। अब न्यायालय का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, जो आपका हाई कोर्ट से शुरू किए तो सुप्रीम कोर्ट से शुरू किए थे, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय। अब जो है आगे कुछ टॉपिक हैं जो 5-6 क्लासेज में, 6-7-10 क्लास तक हो सकती हैं, इतनी क्लास चलेंगी और ये जो है आपका संविधान हो जाएगा ख़त्म। और संविधान को पुराना जो पढ़ाया है उसे रिवाइज करते रहो, जिससे कि पीछे का भूलो नहीं, ठीक है। और भूल जाओगे तो दिक्कत होगी। पुराना सब पढ़ते रहो, बीच बीच में रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है।